Sukant Kumar. Kindly unmute yourself and start your speech. Sukant Kumar, kindly start. Manisha, kindly note down the timings. सुमध्यान, मैं सुकांत कुमार विषय के पक्ष में अपनी बातों को रखने के लिए आप सबों के समक्ष आज प्रस्तुत हूँ। महोदय, जब मैं बात करता हूं जनसंख्या की, तो कहीं ना कहीं जब देश तरक्की की राह पे होता है और देश आगे बढ़ रहा होता है, तो वहां हमें मानव संसाधन की अति आवश्यकता पड़ती है। आज अगर हम जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, अगर आज हम जनसंख्या नियंत्रण करने के उस मुकाम पर आ जाते, आज भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से, तभी वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली सरकार 1 घंटे में 5000 लोगों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग दे देती है कि वो आगे जाके वैक्सीनेशन कर सके। आज अगर मैं बात करता हूं हमें क्यों जनसंख्या नियंत्रण पे काम न करके हमें देश को आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो अगर आज हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते तो 26 साल की उम्र में तेजस्वी सूर्या आज संसद भवन में नहीं पहुंचे होते। आज अगर हम जनसंख्या की बात करें, क्योंकि जब मैं बात करता हूं मैं पुनः उसी बात को दोहराऊंगा कि जब देश आगे बढ़ रहा होता है तो महोदया कहीं ना कहीं देखा जाता है, हमारे संविधान भी इस बात की प्रस्तावना देती है कि एक समय था जब पुरुष प्रधान हम समाज हुआ करता था, लेकिन अब देखा जाए तो जब मैं लिंग अनुपात की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी पुरुष के बराबरी की हो गई है। अगर आज ऐसा ना होता तो आज हम हिमा दास की नाम नहीं सुने होते। और महोदया, घर की कामकाज संभालने वाली महिलाएं जो घर की खर्चा उठाती थी, जो घर में महोदया घर की सभी काम को करती थी, आज वो देश की वित्त मंत्री बन चुकी है। महोदया, आज पिछली सरकार में मैं देखूं तो एक महिला विदेश मंत्री भी थी। तो कहीं ना कहीं जब जनसंख्या हमारे पास रहता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम देश तरक्की की राह पर होता है, तो कहीं ना कहीं हमें पुनः मैं वही चीज कहूंगा कि मानव संसाधन की अति आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम और विकास का मतलब मैं बात करूं तो सिर्फ रोड बनाना, सड़क बनाना, रेल चलाना नहीं होता है। विकास का मतलब होता है शिक्षा, विकास का मतलब होता है रोजगार। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद समझ जाएंगे कि हमें जनसंख्या को किस स्तर तक बढ़ाना और किस स्तर तक घटाना है। क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे देश है महोदया, मैं खुद बिहार राज्य से आता हूं और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो पूरे देश के लोग इससे अवगत हैं। और मैं अंत में अपनी बातों को एक मिनट में मैं अपनी बातों को खत्म करने से पहले एक चीज और 2-3 मुख्य बिंदु हैं जिसपे मैं बात करना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो खास करके एक लोकतांत्रिक देश में विकल्प का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आज विकल्प नहीं होंगे हमारे पास तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो अगर मैं पार्टियों की बात करूं, नेताओं की बात करूं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास विकल्प रहता है जब हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं। देश में इतने संसाधन है, इतनी नौकरियां, अगर हम चाह लें तो देश तरक्की करने में बहुत ऊपर रह जाएगा। महात्मा गांधी की एक पंक्ति को मैं कोट करना चाहूंगा कि अगर हम जीतने का ठान लेंगे ना तो कोई भी चीज बाधा बनेगी तो उसको हम पार करते चले जाएंगे। तो अगर सुकांत कुमार, टाइम इज ओवर, आप अपनी स्पीच खत्म कर सकते हैं। योर टाइम इज ओवर। बस एक सेकंड में सर खत्म कर लूं, 1 से 2 सेकंड में। जल्दी करिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। अगर मैं विकास की राह पे अगर देश चल पड़ा है तो बीच में ये जनसंख्या कभी बाधा नहीं दे सकता। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर पार्टिसिपेंट, केशव गंभीर। केशव, काइंडली अपना माइक ऑन कर दीजिए। सर ओपन? यस, स्टार्ट। Sir, today I am speaking in the favor that the growing population is helping in the progress of the country's growth. So I am speaking in the favor of the population growth. India is a developing nation, and the things that make a nation developed is the various things like its typography, its geographical condition, its economical relations with another countries, geopolitics. But one of the major reasons that lead role in making a country develop is the population. More and more people leads to more and more consumption. More and more consumption leads to more and more production. So which directly indicate that the country is developing. So the population also control in a country to making is a growing, whether they contribute in the GDP or import and export and the many things. If the population is growing, then the country is rising. But one of the major cause that the common stereotypes in the people mind that the population growth comes with many disadvantages. No, it's not true. The population growth comes with certain advantages. There are many that if the country population keeps rising, then there is a total production is not going waste. They are using its total production. But the major advantages are like more and more population leads to more and more taxpayers. If the people will contribute in GDP, the size of market will also increase. Then the firms
industries, factories, whether it is of foreign industries, and even Indian government to take the advantages of that economic scale. So at last, I want to say that's my being is getting over. So at last, I want to say time spent in arguing is not a time waste. It is a almost time occupied. Yes, sir. Sir, I hence my case. Thank you so much. Although you had more time, you finished before only. Still, okay. So thank you so much. Now we'll be moving towards another Thank you, participant. sir. Sahil Singh. Sahil Singh is there. क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्पीच। जी। बढ़ती जनसंख्या को तो श्राप मत मान, ये मानव शक्ति है भारत की पहचान। विश्व भर में बनाएंगे भारत को महान, ये साबित करेंगे कि ये हैं वरदान। सुमध्यान, मैं साहिल सिंह दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि बढ़ती जनसंख्या भारत की उन्नति में सहायक है। जनसंख्या अथवा मानव शक्ति किसी भी राष्ट्र की पूंजी होती है। जनबल से सरकार अपनी विकास योजनाएं पूर्ण कर सकती है। मानव शक्ति ही आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। इसलिए परिश्रमी प्रजा के श्रमदान से राष्ट्रीय आय भी बढ़ाया जा सकता है। अधिक श्रम शक्ति के प्रयोग द्वारा कृषि और उद्योग की उत्पत्ति भी बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए आप चीन को देखिए। आज कुशल जनसंख्या के बल पर ही चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र एवं अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारतीय स्वभाव से चिंतनशील होते हैं। कष्ट, सहिष्णुता, परिश्रम तथा न्याय यहाँ के निवासियों की परंपरागत विशेषताएं हैं। इसके अलावा हम सब आदर्शवादी एवं संगठित होते हैं। सरल तथा संयमित जीवन जीना भारतीयों को अच्छे से आता है। अतः अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि उतनी भी विकट समस्या नहीं है जितनी कि अन्य देशों के लिए हो सकती है। भारतीय लोगों की औसतन उम्र सिर्फ 28 वर्ष है। 65% से अधिक लोगों की आयु 35 वर्ष से भी कम है। आज के समय में भारत की यही व्यापक युवा शक्ति उसकी नई पहचान बनी हुई है। हम सब जैसे युवा भारत के लिए एक बहुमूल्य मानव संसाधन है। अगर हम सब जी जान से अपने देश को विकसित बनाने के लिए प्रयास करें तो मेरे मत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें भारत को उन्नत बनाने से रोक ले। ये गुणात्मक एवं प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी भारत को एक दिन विश्व गुरु बनाएगी और हमारा देश दुनिया के एक महाशक्ति एवं महान अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। मेरे विचार से यदि सरकार बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करे, सभी लोगों को अगर शिक्षित और कुशल बनाया जाए, सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, तो यह जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के लिए वरदान साबित हो सकती है। अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमें भारत की मानव शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या को उपयोगी काम में लगाकर एक दिन हम भारतीय भूमि को अवश्य स्वर्ग बनाएंगे और भारत उसी सोने की चिड़िया की तरह उभरेगा जो उसे एक समय पर कहा जाता था। धन्यवाद। ओके, बहुत ही अच्छे से आपने अपने इस भाषण को रखा। धन्यवाद साहिल। इसके बाद आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। वी हैव सोनाली। Am I audible? सोनाली, आप ऑडिबल है। यू कैन स्टार्ट योर वीडियो। आप अपनी वीडियो शुरू कर दीजिए। Okay, sir. या यू कैन स्टार्ट सोनाली। मनीषा काइंडली सेट द टाइम। यू कैन स्टार्ट। Hey all, Namaskar to jury members. I'm Sonali from Odisha, studying in grade 12. I'm so grateful to get this amazing opportunity to speak something on this topic. And today I will be speaking in the proposition of the topic. And I strongly believe that increasing population is a boon, not a ban. The population of our country is an asset as it helps us to build the better economic strategy and make talents, different mental setup, and it subsequently lead to progress, money, and definitely we can say fame. When we take the population, we can say that our population directly leads to the economic development of our country. Do you know how? Because our country's population, when our country's population increases, directly it increases our health infrastructure, our production, consumers, etc. And it definitely, they are the great taxpayers of our country. Our country is immensely diversified.
It is linguistically, culturally, traditionally, it is very diverse. So our country's population lead to a great workforce. Our Indians' young minds, they always lead to a better economic strategical development because they give innovative ideas and uh, it directly implement to our three sectoral economy. Do you know China in 1986 it started implementing its one child policy, and again in 2018 it started its two child policy. It amendment its law and started two child policy. Again in this COVID-19 pandemic situation, China is going to implement its three child policy. Do you know why? Because our most populous country, China, is the population of China are getting older, and China wants fresh legs. Similarly, the population of our India are above 60% are above the age of 65, and the rest 40% need to grow. So let's take for an example when a businessman or an entrepreneur is going to start an industry, where they are going to start. Definitely, the answer is the place where there is better economic development and the population is densely populated because they will get better potential marketing as well as the workforce. So I want to conclude by saying that uh, the population structure in India is not its bigger problem, but we should know how to utilize it. So now it's the time to stop calculating the population we have and start utilizing it in the source of empowerment, employment, and boost the economy. Because Thank you, Sonali. Your everything can time be is over. manufactured. Sir, just a minute. Can I get 2 minutes, Yeah, 2 seconds fast. Be to fast. complete it? Everything can be manufactured, mined, and cultivated, but population is something which we need to conserve. Thank you. All right. Thank you so much, Sonali. Now I'll be fastly moving towards another participant, Manaswi Nanda. Good afternoon, ma'am, and my fellow mates. I am Manashwi Nanda, and I'm here to present my views in the favor of topic growing population is a helper in progress. So many people think that population is actually a stumbling block for a country's development, but population has actually a major key role in maintaining stable economic growth. Let me tell you how. Population growth and urbanization go together, and economic development is actually closely correlated with urbanization. Urban placement and developments are together can together leads to a country for heights. Similarly, in India, population growth increases diverse density, which actually leads to rural-urban migration, which creates more urban space, and similarly demands more job opportunities and works. So I'll make this statement more clear by sharing the beliefs of a famous scholar from 18th century who was also a philosopher, economist, and an author, Adam Smith. He stated from his book that the annual labor of every nation is fund which originally supplies it with the necessities and convenience of life. He literally meant with these statements that the population growth is actually a boon to a nation. Population growth actually creates more job opportunities, which will increasingly demand for more better work jobs and will specialize improves productivity and maximize the units of work. Similarly, the productivity has also is a boon for economic development, and also we can take the example of Japan's economic development, how it actually has a higher certainty of the human development resources. Also, Japan's regard its citizens as an asset. Thank you. All right. Thank you so much, Manaswi. Now I'll be moving towards the next participant. Next is Shikhamoni Deka. Shikhamoni Deka.
Hello everyone, my name is Shikhamoni Dekar and I'm from Assam. So I will be speaking in favor of population growth of India. So human being are resources, and we all know that we all know the importance of resources for a country to achieve any sort of development, whether it is economic, whether it is human development. The presence of resources is necessary. Now in that case it is pretty evident that it is quite easier for a country like India, which is second most populous in the world, with its total population 1366 million, to achieve economic development or any sort of development, or to hold a important positions in the ongoing competitions among the countries. So now if we look at the China, which is the most populous country in the world with its total population 1400 million, we can see that the China is the largest developing country. The economic progress in China has been started since 1978, and now if we look at the China, it is the second largest economy in the world. So the question is, what has made China to develop like so rapidly, to develop so much, and to be in the second positions in the economic sphere? So there are many reasons, but for me, I believe that it is the human resources that they have utilized it in a very proper way, and they have made this fact, the population growth fact, as an advantageous. Now, in addition to this, if you have higher proportion of younger population in your country, it is like a cherry on the cake. We all know that India has higher proportion of young population, and it provides an opportunity, it provides an chance for us to develop economically, to grab all the opportunities that is possible. So now again, if you look at the Japan, which is 11th most populous in the world, and it is very technologically developed country, but the aging population, but the Japan has higher aging population, and slowly China has also like turned into an aging population, and most probably in the next 2 decades it will have higher proportion of aging populations. So in that case, India has a very good advantage to rise right now, to make development, to hold the positions in the world. And I believe that the growing population of a country cannot be a hindrance, it can be a way towards development if it is utilized properly. Thank you so much. Thank you so much, Shikhamoni. It was a really very good speech. Now I'll be moving towards another participant. We have now the last participant of this slot, that is Chinmay Dhanure. Chinmay, just kindly unmute yourself and start. Am I visible, audible now? Yeah, you are audible, Chinmay. Kindly start with your speech. Your time starts now. Okay. So a very fanatic morning to esteemed judges and all my co-participants. I am Chinmay Dhanure, a class 12 humanities student, and I will be speaking on how India's population is a hindrance to the growth of India. So, to start off with my oration, I would like to present a few numbers before you all. According to a latest United Nations report, India is expected to add 273 million people by the year 2050. And by the year 2027, India's population is expected to transcend that of China's, making India the most populous nation in this entire world. So, what do these numbers tell us? One simple answer is that India is going to face crisis in every sector with a population that is and will be beyond our capacity to utilize and legislate. This can be substantiated by the fact that we have world's 17.88% of the population, and yet only 2.54% of the land and 4% of water resources. Anyone knowing basic maths can see that these numbers are unquestionably disproportionate and ludicrous. So, after this, we can talk about common hurdles that a huge population can cultivate in a country like India. The first problem with India's population is that it is not growing uniformly. The latest National Family Health Survey report indicates that total fertility rate, which is TFR, signifies between various wealth quintiles. The poorest wealth quintile has a TFR of almost 3.2 children per woman, whereas the richest wealth quintile has a TFR of just 1.5 children per woman. So what does this show us? This shows us that population growth is more concentrated in economic weaker sections of the society, which is more concerning for us since it facilitates the growth of vicious cycle of distribution and poverty. That too, at an unprecedented time when India is already
when India's 6.7% of the population is already below the official poverty limit set by the government. Furthermore, we also have a housing crisis impending over our heads. And with the ever-growing population, people of this country are being propelled towards living in the slums, which are again increasing at 7.8% per year in urban locales, with Mumbai being a perfect example of how, despite it being the financial capital of India, 55.24% of its population is crammed into slums, which accounts for just 9% of the total housing space. Thirdly, India is producing around 25 million job seekers in the country as of now. However, the country can provide jobs only to 7 million people. This gap of 18 million is increasing the burden of unemployment and underdevelopment in the country, turning this demographic dividend into a demographic disaster. Next, with less than 2% of the world's total forest area in the country, we support 18% of the population. The total area under forests, which was 675.54 thousand square kilometers in 2001, which was almost 21% of the total geographical area, as against the National Forest Policy 1988 stipulation of a target of 33%. Even within this recorded area, only 416,000 square kilometers, or 12.68% of the country's total land area, comprises of dense forest with a crown density of more than 40%. By this, we can surely speculate the damage inflicted by the population, even on our natural resources. Time is over, Chinmay. You can stop now. Okay, sir. All right, thank you so much. Now we are over with the speech round. Now we'll move to 1 minute round. That will be your personal observation and personal opinion round on the topic, like whatever you spoke. And you cannot speak what you spoke in the speech. So starting with the first, Sukant Kumar, kindly unmute yourself and just start. Your time will start. शुभ मध्याह्न। अब वैसे देखा जाए तो इस विषय के मैं पक्ष में था और मैं अपनी बातों को फिर से 1 मिनट का मौका मिला तो मैं बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं एक विकासशील देश की, जो विकास की ओर अग्रसर होता है ना, तो उसमें कहीं बहुत सारे संसाधन की हमें जरूरत पड़ती है और किसी भी संसाधन की पूर्ति के लिए हमें कहीं ना कहीं मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर किसी मशीन को भी बनाने के लिए मनुष्य ही उसको बना सकता है, या फिर कहीं रेल पटरी बिछाने के लिए या फिर कहीं कुछ लगाने के लिए कहीं ना कहीं मनुष्य की आवश्यकता होती है। आज इस देश में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और आज देखा जाए तो बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग नाव पे बैठ के वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। वो कहीं ना कहीं तो वहां कहीं ना कहीं उन्हें उनके साथ अगर जनसंख्या लोग रहेंगे तभी ये चीज संभव हो पाएगा। हम मशीन पे इतना भरोसा नहीं कर सकते कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वो समुद्र किनारे बैठ के लोगों को उनकी जो जरूरत की आपूर्ति है उसको मुहैया करा सके। आपका समय समाप्त होता है, धन्यवाद। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे केशव गंभीर की। आप शुरू कर सकते हैं केशव। Yes, sir. शुरू करिए। Sir, I want to say that the nowadays people having a typical type of thinking that a growing population comes with very demerits. No, it's not true. In this meeting, our fellow said that the growing population has the very benefits, etc., etc. But yes, sir, it is true that it's not such that if the population is growing, that the GDP is going to grow. No, it's not true. But the many advantages, like that the firms are interested in various types of infrastructure developments. But the growing population also use that the optimum size and the optimum manufactured, etc., etc. And the companies or more are well interested in the population of the workmen force, etc. And the innovation criteria also get increases. Yes, sir. Hence my rest my case. Thank you, sir. Thank you so much. आपका समय समाप्त होता है। Next I'll be moving towards साहिल सिंह। साहिल, आप शुरू कर सकते हैं। मैंने जब पहले अपनी बात रखी थी तब भी मैंने चीन का एक उदाहरण दिया था। अभी मैं वापस चीन के एक और उदाहरण के बारे में बात करूंगा, जो उसने अपने 2 बच्चों की नीति को बदलकर 3 बच्चों की नीति की है। क्यों? क्योंकि उसकी 40% आबादी आने वाले सालों में बूढ़ी हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। और इसी से हमें पता चलता है कि जनसंख्या कितनी जरूरी है। सिर्फ चीन की बात नहीं करके अगर हम पाश्चात्य देश जैसे यूरोप के अलग अलग देशों के बारे में बात करें, जिन्हें हम आधुनिक और विकसित मानते हैं, तो वहां भी जनसंख्या बढ़ावा देने के लिए वो धन या अन्य प्रकार की रूप में सहायता देते हैं, लोगों को उनको प्रोत्साहन देते हैं। साथ ही साथ अगर आबादी ज्यादा होगी तो उत्पादन गतिविधि भी ज्यादा होगी, बाजार बड़ा होगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, नए नए उत्पाद हम बना पाएंगे।
इसके अलावा ज्यादा जनसंख्या होने से हम भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर दिखाएंगे। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, उसे हम दिखा पाएंगे। खेलकूद से लेकर विज्ञान, अंतरिक्ष, लेखन, राजनीति, कोई भी क्षेत्र आप देख लीजिए, हर क्षेत्र में हम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। तो धन्यवाद। ठीक है साहिल, आपका समय समाप्त होता है, धन्यवाद। उसके बाद हम बात करते हैं सोनाली। सोनाली, आप शुरू कर सकते हैं। So according to my opinion, this topic population, it is a very debatable topic because it has both pros as well as cons. But as a youth, I want to be very optimistic and we should always see the possible side because we cannot change the situation, but at least we can make the situation better. Like I have heard every official, planner and politicians influence that population is a liability. It's just because they have failed to deliver on their promises and we can say duties. If we look our people as resource and invest in terms of effort, policy, financial allocation, partnership with industries, then we can definitely say that our population can become an amazing asset because a country's people are its real resources. By saying this, I'm concluding. Thank you so much, Sonali. Next is Mansuvi. Okay, no response. Then I'll be moving towards Shikhamoni. Yes, as I heard what Sonali said. So I truly believed that what she said, that we cannot change the disadvantageous things, right? We can convert it into a positive. We can transform it into a positive side in a positive way. So for me, this can be done through government schemes, and government should take initiative to use its youth in manufacturing sector or any sort of sector that will lead to the development, which will ultimately lead to the job opportunities. Now, if we see India is the rate of unemployment is very increasing in India. So by if government takes initiatives, if government takes the steps to actually use its youths, then I think the problem of unemployment, the problem of poverty will definitely will go. So in that case, I strongly believe that it's high time for the government to do so, as we are Thank moving. you so much, Shikhamoni. Your time is over. Thank you so Now, much. the last participant, Chinmay. Sir, is my video on? Second. Yeah, your video is Am I audible? Am I audible? Yes, you can start. Your time starts now. So, as everyone has stated, this is a really controversial topic, but I would like to stand by my stance which I had taken earlier. And also, I would like to add on to that, the challenge that government is facing is not to contain the population, but to utilize to its best, utilize it for the economic advantages, and train the large young population that we have. We have almost 45% of our population below the age of 35, and we form the youngest democracy in the world, youngest country in the world. So why not use that talent? And the next challenge that government has to take in the next 15 years is that we have to raise the economic status of this country from being a low middle income country to being a high middle income country. And for that, I think human resources add on to a great value. But with that being said, I also want to point out that in the next 15 years, as we all know, ML and AI are going to take over this world. So half of the population and half of the jobs are going to become a liability. So we have a big question mark before us, which needs to be solved, Thank you so much, Chinmay. Your time is over. All right. So with this, we end up with our slot 5 and slot 7. They were combined. Now, the last slot is left, which will take place after this. And thank you so much, everyone, for giving your time. It was really great on your part. Thank you so much. And this is the last slot. After this, the competition will get over. So all right, so let's start our competition. I'll be starting with Pratishtha. Okay. So yeah, you can start. Manisha, kindly set out the time. Your timing starts now. I am Pratishtha Nigam from Lucknow, Uttar Pradesh. My topic is बढ़ती जनसंख्या के फायदे। आमतौर पर हमारे देश में ये धारणा बनी हुई है कि बढ़ती जनसंख्या बेहद हानिकारक है,
जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, चाहे फिर वो राष्ट्र विकसित हो या विकासशील हो। परंतु अगर हम इसे दूसरी तरफ से देखें तो भारत में जनसंख्या एक बेहद ही चर्चित लफ्ज है, जिसका मतलब ये है कि किसी एक देश में कुल जनसंख्या में अधिक लोग कामकाजी उम्र की आबादी है और उनमें से बहुत सारे लोग हमारे अभी 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में तो 25 साल से कम के लोगों की उम्र आधी है, करीब आधी के लगभग है। तो इससे हमारे देश को बेहद फायदा हो सकता है, क्योंकि ये लोग हमारे देश के आर्थिक विकास में बेहद लाभदायक हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का तर्क ये है कि जनसंख्या वृद्धि जीवन स्तर को गिराती है, परंतु मैं इसे नहीं मानती, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या यदि उत्पादन रत रहे तो हमारे जीवन स्तर में सुधार आया जा सकता है। और हम लोगों में कोई भी इसको नहीं मानता, पर इसमें बहुत सारे अलग तर्क है, जैसे कि अगर हमारे रोजगार को बढ़ा दिया जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमारे जाने माने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडवर्ड कैविनन का कहना है कि जो भी मनुष्य जन्म लेता है वह अपने साथ मुंह और पेट के साथ साथ काम करने के लिए 2 हाथ भी देता है। तो हम लोग उससे अपने काम के लिए कृषि और उद्योग में बहुत लाभदायक हो सकता है। और मेरा मानना ये है कि सरकार को नीतियाँ बनानी चाहिए, रोजगार देना चाहिए, जिससे हमारे देश का उत्पादन बढ़ता है। All right, thank you so much, Pratishtha. Okay, so we'll be moving towards the other participant now, Rajvardhan Singh. Sir, am I visible now? Yeah, you are visible, Rajvardhan. आप start कर सकते हैं. Okay, sir. पृथ्वी पर बढ़ती आबादी को बोझ न इतना डालो, इसके परिणामों से बच जाओगे, मन में यह वहम न पालो। मानव जनसंख्या विस्फोट न केवल मनुष्य बल्कि हमारे पर्यावरण और वन्य जीवन को भी प्रभावित करता है। हमने विभिन्न कारकों के कारण पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों को विलुप्त होते देखा है। चूंकि अधिक जनसंख्या के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और जिसके लिए वनों की कटाई तेज होती है और जो अन्य जनजातियां हैं उनके घर छिन जाते हैं, जो बेजुबान है, जो हम इंसानों की तरह आंदोलन नहीं कर सकते ना, इस तरह मानवीय गतिविधियों के कारण उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। इसके बाद जनसंख्या विस्फोट के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अधिक से अधिक मनुष्य ऑटोमोबाइल यानी कि अन्य तरह के वाहन खरीद रहे हैं, उसके कारण हमारी हवा प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा बढ़ी हुई आवश्यकता औद्योगिकरण की तरफ से तेजी से मांग कर रही है। ये उद्योग हमारे जल और भूमि को नष्ट कर रहे हैं, हमारे जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जलवायु भी मानवीय गतिविधियों के कारण भारी परिवर्तन का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और यह हो रही है। यह हमारे जीवन को बहुत हानिकारक रूप से प्रभावित करती है और इसकी निगरानी की जानी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग जो हम आए दिन सुना करते हैं, यह भी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न करी हुई एक चीज है। जलवायु परिवर्तन के कारकों में से एक है। मनुष्य अभी भी जलवायु का सामना करने में सक्षम है, उसके अनुकूल कार्य करने में सक्षम है, किंतु जानवर उसके अनुकूल कार्य करने में सक्षम नहीं है, वे बेजुबान है। मनुष्य ने, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो मनुष्य Sir, am I audible? Yes, you are audible. आपकी आवाज बीच में कट गई थी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं फास्ट. ओके सर. अगर सरल भाषा में कहा जाए तो मानव ने हमेशा ही अपना कार्य करा है और अपने कार्यों के द्वारा दिए गए प्रभाव पर हमेशा नजरअंदाज करा है। यदि जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो हम अधिक समय तक जीवित अपने जनजातियों को जीवित नहीं रख पाएंगे और स्वयं का जीवन भी एक न एक दिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरनाक कर देंगे। इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि के हानिकारक परिणाम भी सामने आते हैं। इसलिए हमें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। अब यह वक्त है कि समस्त भारतवर्ष को नई शुरुआत करनी चाहिए। नई ऊंचाई हासिल करने के लिए एक नई सोच का समाज में आना अति आवश्यक हो गया है। और हाँ, माना इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या तुरंत कम कर देना एक काफी कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। और किसी ने सही कहा है कि माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। और अंत में अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व
मैं समस्त देशवासियों को प्रोत्साहित करने वाले चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि ख्वाब टूटे हैं पर हौसले जिंदा हैं, भारत तो वो जगह है जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बोला। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के ऊपर, बी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। Yes, sir. हाँ जी ऐश्वर्या, आप शुरू कर सकते हैं अपनी स्पीच। मनीषा काइंडली सेट द टाइम। Yes, sir. ओके A ऐश्वर्या, very good शुरू af- करिए। a very good afternoon to one and all present here. I am Aishwarya and I am going to speak in the favor of the motion. Well, I believe that growing of population is not a burden but an asset for a country. Population is a soft power. It plays an important role in developing India's economy. If the population is above the optimum size, the country will be able to make use of resources in a better way. More resources, more people, more demands. If more demands are generated, this is likely to stimulate investment and introduction of new technology. If we talk about the India's vastness and its diversity, then I would add a point that our society becomes more enjoyable when we are able to learn about the lives of people in a different culture, and if possible, we experience and learn from these cultures. So at last, I would say that the large population contributes to the armed forces of a country. We will have better probability in finding skillful people and scholars, genius leaders who will shape our India's future and make it the brightest. At last, I would like to give an example of the theme of the World Population Day, which says that when we talk about the current COVID-19 crisis, the pandemic had a huge impact on fertility. So as for now, the theme of 2021 is to focus on the sexuality and reproductive health of the people because it was deeply affected because of the COVID-19 pandemic. With this, I would end my speech. Thank you. Thank you so much, Aishwarya, for ending your speech although before the time. But thank you so much. Now here we can see Ansh Mishra. Ansh Mishra ने slot 1 के ये थे, आपने slot 1 में नहीं बोला था. So Ansh Mishra, we are giving a chance. आप बोलना चाहते हैं Ansh Mishra? Can you speak? Thank you, sir, for giving me chance. Kindly on your video. So my camera is not working properly. Okay, and so it might be like lead you to low score, but चलिए आप फटाफट फिर शुरू कर दीजिए fast. Sir, first of all, respected judges, my dear opponents, I want to myself Ansh and I am here to represent my views on favor on the growing population of India is helper in progress. First, I will raise some points regarding Indian population. Indian population is about 136.64 crores as per 2019. Indian population is 17.7% of total world population. India secured second rank in population. The density of Indian population is about 464 kilometer square. Urban population of India is 35% of its population. Next, there are many points which prove that population growth is helpful in progress, like economic benefit such as expansion of the bases and increased consumer trading at local business. According to Julian Simon, a prestigious economist at the University of Maryland, figured that an increase in the population increases the number of consumers, expand the demand for raw material as well as finished product. And third, investment in education and technology increases. As population is more and more items can be produced and export. People can fly across and seek opportunities to feel India proud. And the last one is number of servant increases. According to me, India has become one of the world's fastest growing economies, primarily due to the rise in population growth, which create a positive effect on its long-run economic growth. Considering all this, I strongly feel that growing population of India is helper in progress. Thank you. Thank you so much, Ansh, for your speech. Now only Apurva is left.
So is it visible now? Yeah, you're visible and clearly audible. Kindly start. Your time starts now. My greetings to the judges, organizers, and everybody present here. Today, I, Apurva Mangai, would like to express my views on the topic population as a helper in progress, that is, for the motion. I've always observed that people often have a mindset of growing population being a hindrance towards development of a nation and society. But I believe differently. Every human alive counts as a country's population, and thus, according to a human resource, health and education are two major factors. If a person is healthy, he is fit to work and serve. If he is educated, he will get employment and hence income so that he can contribute to the economy. He will not just be a resource, but will make further assets for the society in future. There are successful examples in the world such as China. China has the largest population in the world and is a leading nation, whether it is in terms of trade, military intelligence, technology, and many more. They turned their population from humans to human resources by investing in various sectors that led to what China is now. Population growth provides us with a more number of working population. India's population is termed as young population, which is the best kind of population that gives us most of the output. Larger population provides great manpower. If this manpower is utilized efficiently in different sectors, it can lead our country towards prosperity. If the number of working population is greater, dependency rate will reduce. As the dependency rate decreases, savings will increase. So will the investment, in which ultimately help the economy to grow. India invests only 1.3% of its GDP in healthcare sector. Therefore, it needs to invest more. Better education will help in better family planning. India needs to focus on some areas that are socially, economically, culturally depressed. Identification of 140 high-focus districts is the right step by the government in this direction. These examples and footsteps will lead us to higher achievements. Therefore, to conclude, I would like to quote Mr. Steve Jobs. You cannot mandate productivity, but you must provide tools to let people become their best. Thank you and have a wonderful day ahead. Thank you so much, Apurva, for your wonderful speech with lots of facts. Now we are over with the speech round. Now we'll be moving towards the next, that is एडिशनल आइडियाज एनालिसिस एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपको 1 मिनट के लिए कुछ भी अपने आइडियाज टॉपिक से रिलेटेड या फिर योर पर्सनल ओपिनियन बोलना होगा फास्टली विद इन 1 मिनट. I'll call out your names and then you have to speak. So firstly calling over here Rajvardhan Singh. Rajvardhan Singh, fastly start your ideas. Yes, sir. So may I start? Yes. जैसे कि दुनिया आज विश्व जनसंख्या दिवस मना रही है, मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि भारत के लिए यह मनाने वाला दिवस नहीं, एक संकट के रूप में दर्शाता है. और दुनिया का सबसे अधिक आबादी, दूसरे नंबर पर सबसे अधिक आबादी वाला देश, जो 2024 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, चीन को पिछाड़कर, उसमें इतने संसाधन नहीं है कि अपनी पूरी जनसंख्या को हम तुरंत इतने संसाधन दे पाए कि सब एक प्रोडक्टिव रूप में एक एसेट की तरह काम करें. और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है टीकाकरण कार्यक्रम. विश्व भर में कोविड टीकाकरण तेजी से चल रहा है, पर हमारे यहाँ देश में उसकी कमी देखी जा रही है. हाल ही में भारत ने टीकाकरण में अमेरिका को पीछे छोड़ के एक कीर्तिमान हासिल करा है. लेकिन भारत में जितनी खुराक अपने नागरिकों को लगाई है, अगर उतनी खुराक में पूरा ऑस्ट्रेलिया 16 बार और कनाडा 10 से 11 बार वैक्सीनेट हो सकता था. लेकिन उसी जगह भारत की इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या का थैंक यू सो मच राजवर्धन, आपका टाइम होता है फिनिश. नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग अपॉन द नेक्स्ट, दैट इज प्रतिष्ठा. प्रतिष्ठा, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. जनसंख्या वृद्धि में मेरा ये मानना है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं. तो जनसंख्या वृद्धि में भी हम लोगों को उसके अच्छे फायदे लेके चलना चाहिए, जैसे कि मानव शक्ति के माध्यम से हम अपने देश को प्रगति और उन्नति की ओर ले जा सकते हैं. और मेरा दूसरा एग्जाम्पल हमारे देश की सेना. अगर जिस देश में सबसे ज्यादा मानव साधन प्राप्त होगा, वहाँ की देश की सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली और प्रबल होगी.
और भारत में इस समय सबसे ज्यादा जनसंख्या की वजह से शक्तिशाली सेना मौजूद है। थैंक यू। ठीक है, thank you so much, Pratishtha. Now I'll be moving towards the next Aishwarya. Aishwarya, kindly unmute yourself. Start. Sir, when in my opinion, according to the census of India, about 55% of the youth population is there in India. Overall population, youth are more. So what does youth does for a country? A youth population tends to make the economy grow faster, including consumption, production, investment, and introduction of new technology, which will meet the needs of future needs. So when we talk about then technology changes at times of if the technology shifts from time to time, then the resources which were replenished once can be replaced by the enhanced productivity of these technologies. So there is no need that the population is a hindrance for the development of a country, but it is a plus point that it can bring many other Thank you things so that much, Aishwarya. Your time is over. Apurva, kindly start with your round. So, in my opinion, we have studied that geographical studies show that 80% of world's population lives in 20% of the land area, while 20% population lives in 80% of the world area. So there is very much concentration in some parts where facilities are available. So if the governments all around the world will provide equal resources, I mean resources will be distributed equally, there will be no poverty, so everybody will get equal opportunities to become a human resource rather than becoming a liability. So the main part is in hands of administration, and if they do so, we can do everything in order to not let the population remain a liability, rather it becomes an asset. Thank you. Thank you so much, Apurva. Now, the last participant, Ansh Mishra. If you can just open your camera, it would be more good. So, in my opinion, growing population is not only negative but have many positive effects like increasing manpower, as well as we can get many opportunities of new ideas and investment in different type of innovations. Thank you. Thank you so much, Ansh. So with this, we are over with all the rounds, with all the participants and all the slots. And the one who could not join, we given them a chance, and still they are unable to join. And now after this, the judges will be compiling the results, and we'll meet again in few minutes, and then we'll hear out the results from the judges. So till the time, I request you all to be patient and to wait, and we'll inform you that when you have to join. So I request everyone to kindly leave the session.